हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपल ट्यूटोरिया। आज हम क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है डाटा हैंडलिंग। मान लीजिए आप कहीं स्कूल के लिए रोज जाते हैं, रोज स्कूल जा रहे हैं और एक दिन आपकी इच्छा हुई कि आज हमें गोलगप्पे खाने हैं। आप गोलगप्पे के पैसे अपने घर से लेकर निकले और गोलगप्पे वाले की दुकान से आप रोज निकलते हैं पास से, लेकिन जब आप पैसे लेके निकले, जब आप वहां पर पहुंचे चौराहे पर जहां पर वो ठेला लगता है, वो दुकान लगती है, तो अचानक आपने देखा कि वहां पर वो ठेला है ही नहीं। वहां पर वो दुकान आज नहीं लगी जिस दिन आपकी जेब में पैसे थे, जब आपकी इच्छा हुई गोलगप्पे खाने की, तो वहां पर वो दुकान आपको मिली ही नहीं। तो यह एक प्रकार का संयोग है, इसे हम कहेंगे संयोग। यह एक प्रकार का संयोग है, यह एक प्रकार का चांस है कि आप रोज गुजरते हैं उस जगह से, लेकिन आपको रोज उस जगह पर वो दुकान मिलती है, लेकिन जिस दिन आपकी उस दुकान पे जाने की इच्छा हुई, कुछ खाने की इच्छा हुई, वहां पर वह दुकान नहीं मिली। इसी प्रकार से आप और भी उदाहरण आपके बुक के अंदर दिए हैं कि मान लीजिए रोज रोज आप स्कूल छाता लेकर जाते हैं, रोज आप अपने बैग के अंदर छाता लेके जाते हैं और बारिश नहीं होती है, लेकिन आपने देखा कि मैं रोज रोज छाता लेकर स्कूल जाता हूँ, बारिश तो हो ही नहीं रही। मैं उस छाते को उठाकर घर पे रख देता हूँ और जब नेक्स्ट टाइम जाता हूँ स्कूल के लिए तो पता चलता है कि उसी दिन जिस दिन आप छाते को रख के घर पे आए, उसी दिन पानी आ गया और बारिश हो गई। यह इंसिडेंट ही आपका एक चांस कहलाता है। आपकी बुक में जो डेफिनेशन दी है वो चांस इस प्रकार से समझ सकते हैं आप। ये चांस क्या है? चांस इसी प्रकार का एक अवसर है, एक संयोग है जो कि अचानक हो जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं चांस को। इसके बाद इसका एक नेक्स्ट वर्ड है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है कि प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है? पॉसिबिलिटीज है। इसका मतलब सीधा सा होता है पॉसिबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटीज। कि पॉसिबिलिटीज क्या होती है? जैसे मान लीजिए जब आप मैच को स्टार्ट करते हैं, कहीं आप मैच खेलने गए, जनरली एक ही तरीका होता है मैच को स्टार्ट करने का। पहले बैटिंग करने के लिए सब उत्साहित होते हैं कि पहले बैटिंग हम करेंगे, पहले बैटिंग हम करेंगे, लेकिन उसका इस बात को डिसाइड करेगा कौन? उस बात को डिसाइड करने के लिए हम एक कॉइन लेते हैं। हमने एक कॉइन लिया और कॉइन लेकर आप क्या लेते हैं? एक कॉइन लेते हैं। एक कॉइन लेकर आप क्या करते हैं? वहां पर दो टीमें, मान लीजिए टीम ए है और एक टीम बी है, तो आप उसका करेंगे टॉस। टॉस का अर्थ होता है कि एक सिक्के को जब उछाला जाता है तो उछालने के बाद में एक व्यक्ति द्वारा कुछ मांग की जाती है। उसके दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। एक तरफ कुछ आकृति बनी होती है सिक्के के और दूसरी तरफ उस पर नंबर से लिखे होते हैं। जैसे मान लीजिए 1 का सिक्का है तो 1 रुपये लिखा होगा और दूसरी तरफ कुछ आकृति बनी होगी। तो एक तरफ हम कहते हैं हेड और एक तरफ कहते हैं टेल। तो आप उसमें से दो टीमों में से एक टीम का कप्तान वहां पर कुछ डिमांड करता है कि उसे हेड चाहिए या टेल चाहिए। उसके बाद में तीसरी चीज वहां पर क्या घटित होती है? या तो वहां पर हेड आ जाता है या फिर वहां पर उस सिक्के को उछालने के बाद टेल आ जाता है। हेड आता है तो भी सेटिस्फाई, टेल आता है तो भी सेटिस्फाई, कोई झगड़ा नहीं। यदि मान लीजिए ए व्यक्ति ने डिमांड की हेड की और हेड आ चुका है, हेड आ गया मतलब सिक्का नीचे गिरा और हेड आया उसकी तरफ, उसके फेवर में रिजल्ट आया उसका, और टेल नहीं आया, हेड ही आया, तो जिस व्यक्ति जो बी व्यक्ति है उस व्यक्ति को कोई नाराजगी नहीं रहेगी। ऐसा नहीं लगेगा कि किसी प्रकार की कोई बेईमानी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि संभावना दोनों के लिए बराबर ही है। ए के लिए भी उतनी ही संभावना थी सिक्का गिरने के बाद में और बी के लिए भी उतनी ही संभावना थी सिक्का गिरने के बाद में। तो दोनों यहाँ पर संतुष्ट होते हैं, दोनों कप्तान यहाँ पर संतुष्ट होते हैं और उस टास्क को वो मानते हैं कि जो भी हुआ है, हेड आया तो हेड, टेल आया तो टेल, और वो अपनी बैटिंग या अपनी चॉइस की फीलिंग, बैटिंग बॉलिंग जो करना चाहे वो कर ले। तो चॉइस फीलिंग का अवसर ए टीम या बी टीम को बराबर से मिल जाता है। तो यह हमारी हेड और टेल, कॉइन टॉस, हेड और टेल, यह एक प्रोसीजर होती है और यह प्रोसीजर लगभग क्रिकेट या सारे खेलों के अंदर अपनाई जाती है। तो इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, मतलब पॉसिबिलिटीज। इसको कहते हैं हिंदी में प्रायिकता। इसे कहते हैं हम प्रायिकता। यह एक प्रकार की संभावना है कि या तो हेड आएगा या फिर
टेल आएगा, मतलब कुछ भी आ सकता है। लेकिन चांस एक अलग विषय हो चुका है। चांस आपको मैं समझा चुका हूं कि चांस एक अलग प्रकार की घटना है कि जो अचानक घटित होती है, हमें बिल्कुल भी उसका आभास नहीं होता कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वह घटना इंसिडेंटली हो जाती है। आप रोज रोज स्कूल जा रहे हैं, रोज 1 महीने तक आप छाता लेकर गए स्कूल में, लेकिन पानी नहीं आया। जिस दिन आप छाते को घर पे रख के गए उसी दिन पानी आ गया। तो यह एक संयोग है, यह एक चांस है जो कि कभी कभी होता है। लेकिन पॉसिबिलिटीज का अर्थ यह है, इन दोनों में थोड़ा सा मोटा डिफरेंस है। आपको यह डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इन दोनों में बिल्कुल मोटा डिफरेंस है कि पॉसिबिलिटीज बराबर होती है, पॉसिबिलिटीज बराबर होती है। इस बात का हम एक प्रयोग भी करेंगे और कैसे पॉसिबिलिटीज बराबर होती है हम यहाँ पर देखेंगे भी सही। इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा कीवर्ड के ऊपर नजर डाल लेते हैं कि कीवर्ड क्या है, इस लेसन के कीवर्ड क्या है, इसके चैप्टर के कीवर्ड क्या है, पॉसिबिलिटीज और चांस में क्या डिफरेंस है, इनके कीवर्ड्स क्या है जिनके ऊपर आगे के आपके क्वेश्चंस होना है। तो यहाँ पर गेटिंग ए रिजल्ट, गेटिंग ए रिजल्ट का अर्थ क्या होता है। एक जो टास्क वाला मैंने आपको बताया कि एक 2 टीमें हैं, एक टीम ए थी और एक टीम बी थी। इन दोनों टीमों के बीच मैच होना है। तो इन दोनों टीमों ने टास्क के लिए गए और टास्क किया। इसके लिए उन्होंने एक कॉइन लिया, कॉइन को उछाला। उछालने के बाद क्या कंडीशन बन सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। यह संभावना बिल्कुल नहीं है कि सिक्का ऐसे ज़मीन पर खड़ा हो जाए। तो यह संभावना 0 के बराबर है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इस प्रकार से 2 संभावनाएं यहाँ पर बन सकती है। तो यहाँ पर गेटिंग ए रिजल्ट, रिजल्ट क्या आ सकता है, यहाँ पर हेड या टेल के रूप में हमें रिजल्ट पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और इसी एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और इसके जो आउटकम्स हैं, इस प्रक्रिया को जो हमने यहाँ पर की है उसे हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। और जो हमें आउटकम्स मिलेंगे, आउटकम्स में क्या है, रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट क्या मिले हमें। रिजल्ट के रूप में एक मिला हमें हेड, एक मिला टेल। या तो हेड होगा रिजल्ट में या फिर टेल होगा। इसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं होना है। तीसरा विषय यहाँ पर या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। तो हेड और टेल हमारे यहाँ पर आउटकम्स कहलाते हैं। तो हमने इन शब्दों का मीनिंग क्लियर किया है कि गेटिंग ए रिजल्ट, रैंडम एक्सपेरिमेंट और आउटकम्स क्या होते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है इक्वलिटी लाइकली आउटकम्स, मतलब संभावनाएं कब बराबर के समथिंग आना स्टार्ट होती है वह हमें देखना है। मान लीजिए कि आपने एक कॉइन को उछाला और कॉइन को उछालने के बाद आपको 2 प्रकार की घटनाएं मिली, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इस प्रकार 2 प्रकार की घटना हुई। हेड आने की आपके टेल आने की संभावना है 1/2, आधी संभावना है टेल की और आधी संभावना हमारे पास हेड की है। लेकिन इस सिक्के को हम 2 बार उछालते हैं, 3 बार उछालते हैं, बार बार उछालते हैं, तो क्या स्थिति बनेगी, मतलब हेड और टेल आने की संभावनाएं नजदीक होती चली जाएगी। अगर हम इसे 10 बार उछालें, 10 बार इस सिक्के को उछालें, तो संभावना ये जरूरी नहीं कि दोनों बार 5-5 ही आएगा। दोनों बार 5 बार हेड आ जाएगा और 5 बार टेल आ जाएगा। यह संभावना नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हो भी सकता है लेकिन लकीली ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन संभावना यह बनती है कि दोनों फिगर एक दूसरे के नियरेस्ट जरूर रहेंगे। हो सकता है कि एक बार 6 बार आपका हेड आ जाए और 4 बार आपका टेल आ जाए। हो सकता है कि 5 बार हेड आ जाए और 5 बार टेल आ जाए। हो सकता है कि 4 बार हेड आए और 5 बार टेल आए। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, या इसकी संभावना बहुत ही कम होती है कि 0 बार हेड आए और 10 टाइम ही टेल आ जाए। इसकी संभावना कम ही होती है। तब कम होती है, हाँ, इसकी संभावना तब होती है जब एक बार आप सिक्के को उछालेंगे। आपने एक बार स्विप किया तो आपको संभावना बनती है कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। 2 बार में
चांस बन जाएंगे कि शायद इस बार नहीं आया तो अगली बार मेरा नंबर हेड का आ जाएगा, या 3 बार उछालेंगे तो हो सकता है कि चांस में तीसरी बार आपको हेड आ जाए, 2 बार टेल आए तो तीसरी बार में आपको हेड प्राप्त हो जाए। तो अगर किसी घटना को या किसी इवेंट को हम बार बार करें, कई बार करें, तो उसके अंदर आप जो है इक्वलिटी पाएंगे। इन आउटकम्स में, इन परिणामों के अंदर आपको इक्वलिटी मिलेगी देखने को, मतलब लगभग समानता के समथिंग वो उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। इसी के लिए यहाँ पर बुक में एक टेबल दी है टेली मार्क्स की, हम इस टेबल को फिल करेंगे। और टेबल को टेली मार्क्स से कैसे फिल किया जाता है, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विषय यह भी है। इस टेबल को बनाने के पीछे यह टेबल बनाई हुई है, इसको फिल करना है। तो टेली किस प्रकार से की जाती है हम उसको समझते हैं कि टेली की आवश्यकता आखिर क्यों होती है, टेली क्यों बनाई गई है, और इसको कैसे लिखा जाता है और कैसे समझा जाता है और कैसे इसको देखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए टेली को समझ लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद अब मान लीजिए कि आप क्रिकेट देख रहे हैं, आप कोई टीमों का मैच चल रहा है, कोई टीमों का मैच चल रहा है और क्रिकेट देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई टीम है और उसका लाइव मैच चल रहा है, ग्राउंड के बाहर आप बैठे हुए हैं, तो क्या होता है वहाँ पर होता ये है कि एक व्यक्ति के द्वारा वहाँ रन काटे जाते हैं या फिर ओवर काटे जाते हैं कि किसने कितने ओवर डाल दिए हैं या किसके कितने रन बन गए हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जनरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से रनों को आप लिख लेते हैं। अगर किसी ने 1 रन बनाया तो 1 काट दिया, 2 एक साथ, एक बल्लेबाज ने बनाया 2 काट दिए, फिर चौका लग गया तो यहाँ पर 4 रन काट दिए। तो इस प्रकार से 1 2 और ये फिर 4 रन कटेंगे। फिर किसी ने 1 बनाया तो फिर 1 रन कट जाएगा। तो इस प्रकार से टेली में आपके रन काटते हुए चले जाते हैं। तो इस प्रकार से मान लीजिए कोई टीम ने 200 रन बनाए तो 200 तक गिनती लिख के उसे काटना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार की जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम थी, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको शॉर्ट में कम जगह में लिखने के लिए टेली बनाई गई। तो टेली को इसी तरह से जस्ट नंबर काटने के लिए ही बनाया गया है, लेकिन इसको थोड़ा सा लिखने का, पढ़ने का और देखने का तरीका भिन्न है। तो हम वही समझेंगे कि टेली को किस प्रकार से फिल किया जाता है, और इसके साथ साथ हम इक्वलिटी आउटकम्स की बात भी कर लेंगे। इक्वलिटी आउटकम्स भी इसके अंदर हमें देखने को मिल जाएगा, उसकी भी चर्चा इसमें हो जाएगी और इसे भी हम इसके अंदर समाहित करके समझ लेंगे। तो यहाँ पर अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल रहेगा सिंपली हेड और टेल का, कि मान लीजिए आपने कोई कॉइन उछाला। कॉइन उछालने के बाद संभावनाएं 2 बनती है, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। इस प्रकार से 2 संभावनाएं बन सकती है। तो 2 प्रकार की संभावनाएं हैं, हेड और टेल। अब हम इसे बार बार उछालें, कितनी बार, हम उसको एक नंबरिंग कर लेते हैं। हमने सिक्के को फर्स्ट टाइम 50 बार उछाला, 50 बार इसे फेंका, और हेड और टेल के लिए बार बार फेंका, मतलब 50 बार फेंका। 50 बार फेंकने पर हमें क्या प्राप्त होता है, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि इतने में डाटा फिल नहीं हो पाएगा। हम इसे थोड़ा सा, ये मैंने लंबा इसे यहाँ पर कर लिया है, इतने में हमारा काम हो जाएगा। चलिए अब इसे हम फिल करते हैं। एक सिक्के को उछाला और हमने 50 बार उछाला। 50 बार उछालने के बाद क्या क्या कंडीशन बनी, तो उसको 50 बार उछालने पर हमें 27 टाइम नंबर ऑफ हेड्स, 27 टाइम, यहाँ पर 27, तो 27 टाइम ये लिखा है 27 टाइम वहाँ पर हेड आया। उस सिक्के को 50 बार उछालने पर 27 टाइम हेड आया और 23 टाइम टेल आया। आप देखिए 27 और 23 का टोटल होता है 50। 50 बार किसी सिक्के को उछाला तो 27 बार तो आपका हेड आया है और 23 टाइम टेल आ गया। फिर उसे 60 बार उछाला गया, 60 बार, 50 के आगे फिर बढ़े हम,
10 बार और किया। अब यहाँ पर हम समझने की यह कोशिश कर रहे हैं कि इक्वलिटी आउटकम्स, मतलब जब हम किसी घटना को बार बार दोहराते हैं, बार बार हो रही कोई घटना, बार बार हो रही है, प्रोबेबिलिटी के लिए बार बार जा रहे हैं, तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल के करीब आती है? इक्वल से करीब आने का मतलब कि जितनी हेड की संख्या है उतनी ही टेल की संख्या भी हो सकती है क्या? तो यहाँ पर पहले टाइम में 27 और यहाँ पर 23 आ गई 50 के लिए। फिर हमने +10 किया, इसमें हमने 60 बार उसे उछाला, 60 बार से मतलब 10 बार और बढ़ाया। तो यहाँ पर एक बार यहाँ पर सिर्फ +1 हुआ 27 और +1 28 10 बार में, और यहाँ पर 32 हो गया। सीधा सीधा आपका 9 बढ़ गया, यहाँ पर +9 हो चुका है, +9 हुआ है यहाँ पर, मतलब 9 बार आपका टेल आया और एक बार आपका हेड आया 10 बार में से। तो यहाँ पर एक बार प्लस हुआ और वहाँ 9 बार प्लस हुआ। अब यहाँ पर टोटल अगर देखें तो यहाँ पर टोटल है 28 और यहाँ का टोटल है 32। समथिंग इक्वल ही है, समथिंग इक्वली ही है। यहाँ पर 28 32 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 4 का डिफरेंस है। फिर एक बार और प्रयोग को दोहराया गया, तो 60 से 70 कर दिया गया, +10 10 बार और सिक्के को स्विप कीजिए। यहाँ पर फिर फ्लिप किया तो यहाँ पर अब 28 था, 28 से यहाँ पर हुआ +5, यहाँ पर 5 बार और यहाँ पर भी 5 टाइम प्लस हुआ, मतलब 5 बार हेड आया और 5 बार टेल आया अगले 5 में। फिर यहाँ पर 10 टाइम और उसको उछाला गया, तो यहाँ पर 13 33 और 5 38 5 टाइम फिर आया और फिर 5 टाइम ही टेल आया। फिर 5 बार और उछाला गया, 10 बार और उछाला गया, तो यहाँ पर 38 से सीधा यह पहुँच गया 44, मतलब यहाँ पर 6 टाइम प्लस हुआ और यहाँ पर 4 टाइम प्लस हुआ, मतलब 4 टाइम टेल आया और 6 टाइम हेड आया इस 10 बार के गैप में। और फिर यहाँ पर 44 से 4 बार हेड आ गया और यहाँ पर 6 बार टेल आ गया। तो इस प्रकार से ये आंकड़े अलग अलग हैं, हेड अलग है, टेल अलग है, दोनों के हम बराबर नहीं लिख रहे हैं किसी भी कंडीशन में। कभी 1 आया इधर तो कभी 9 उधर आया, कभी ये ज़्यादा हो गया कभी वो कम हो गया, इस प्रकार से ज़्यादा कम। लेकिन एट ए टाइम लास्ट में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 48 और यहाँ पर नंबर ऑफ टेल 52, क्या ये दोनों इक्वल है, या ये कहें कि लगभग ये इक्वल है? तो हाँ, 48 और 52 लगभग इक्वल ही है। ये 50 से 2 कम है और ये 50 से 2 ज़्यादा है, तो इसे हम कह सकते हैं कि लगभग इक्वल की स्थिति में है। तो इस प्रकार से किसी भी एक इवेंट को बार बार किया जाए तो उसकी संभावना 50-50 होने की बढ़ती चली जाती है। जितनी ज़्यादा बार आप उसे दोहराएंगे उतना ही उसकी पॉसिबिलिटीज 50-50 होने की बढ़ जाएगी। यहाँ इसका इक्वली लकीली आउटकम्स का मीनिंग है। अब यहाँ पर हमारी बात चलते चलते हम यहाँ पर इसे पहुँच गए कि ये 50-50 होती है, लेकिन अभी हमारा एक छोटा सा टॉपिक छूटा हुआ है कि टेली मार्क्स, इसको टेली के रूप में कैसे लिखा जाए। तो इसे हम टेली के रूप में कैसे लिखेंगे यह अभी देख लेते हैं। हम टेली के रूप में इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 50 है, 50 को टेली के रूप में ऐसे लिखेंगे, देखिए आप 1 2 3 4, 4 इस प्रकार से आएगा और 1 इस प्रकार से आएगा। ये हो गया आपका एक बंच 5, मतलब आप 4 चीज़ें लेके और 1 चीज़ों से बांध देंगे उसे, तो ये हो जाएगा आपका 5। आपको ये 5 लिखने का तरीका, यदि आपको 6 लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, यदि आपको 7 लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, 5 6 और 7 8 9, और 10 अगर लिखना है तो वापस से उसको ऐसा, मतलब 4 लाइनें आपकी खुली आएगी और 1 लाइन उसके ऊपर ऐसी आएगी आड़ी, ताकि यह जो है कंप्लीट कट जाए चारों। इस प्रकार से कटी हुई लाइन होना चाहिए। तो यह आपका एक 5 का बंच हो जाता है, यह एक 5 का बंच है। इस प्रकार से इन बंचों को आप इसमें लिख सकते हैं। हमारा फाइनली ये लाइन जो है 27 से भरी जाएगी और ये जो लाइन है वो 23 से फिल की जाएगी। तो इसे 27 से भरना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
यह हो गए आपके 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27। इस प्रकार से आप 27 की लाइन को ऐसे फिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप 23 को भी कर दीजिए, 32 को भी, और सारी लाइनों को एक एक करके फिल करना है। तो यहाँ हमारा चांस एंड प्रोबेबिलिटी का ये चैप्टर चल रहा है, और इसके अंदर हमने 4.3.2 जो आपका पेरा है, इक्वली, लकीली, लाइकली एंड आउटकम्स को यहाँ पर क्लियर किया, इसके बारे में टेली समझी। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। हमारा 4.3.3 है पेरा लिंकिंग चांस टू प्रोबेबिलिटी। आपको जो चांस है उसको प्रोबेबिलिटी से, संभावनाओं से कैसे उसको प्रायिकता से ऐड करना है। मतलब आपका जो चांस है उसको प्रोबेबिलिटी से आप कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यह एक प्रकार की दोनों एक जैसी घटना है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी निश्चितता होती है और इसमें बिल्कुल ही अनिश्चितता होती है। तो यह एक सामान्य समझ का विषय है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आउटकम्स अस ए इवेंट। आउटकम अस ए इवेंट, जैसे मान लीजिए ये दोनों जो शब्द हैं, चांस और प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटीज़, ये लगभग एक ही है, लेकिन इसमें संभावनाएं ज़्यादा है और इस घटना को हम बार बार दोहराते हैं प्रोबेबिलिटी को, तो इसमें इक्वलिटी की संभावना बढ़ जाती है। मतलब हेड या टेल, जब भी कोई व्यक्ति कहीं निर्णय की कंडीशन में पहुंचता है तो उस समय हेड या टेल का सहारा वो ले लेता है। इसका कारण यह है हेड और टेल का लेने का कि उसमें दोनों को बराबर संभावनाएं दिखती है, कि हो सकता है कि मेरे पक्ष में भी संभावना रिजल्ट आ जाए, हो सकता है कि सामने वाले के पक्ष में आ जाए, तो वहाँ पर संभावनाएं दोनों को बराबर दिखती है, लेकिन रिजल्ट एक के पक्ष में आता है। और यदि उन संभावनाओं को बार बार या उन घटनाओं को बार बार कंप्लीट किया जाए, एक इवेंट बनाया जाए, तो उसके अंदर उसको इक्वलिटी की संभावना बढ़ती है। लेकिन चांस एक शब्द है, इस शब्द का मीनिंग हम क्लियर कर चुके हैं कि रोज रोज हम स्कूल जाते हैं छाता लेकर, लेकिन एक बार हम छाता घर पे भूल गए, घर छोड़ गए और उसी दिन बारिश का हो गए। बारिश का हो जाना यह एक चांस था, एक अवसर था। इस प्रकार की एक अलग घटना है और पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटी एक अलग विषय होता है। तो आउटकम अस ए इवेंट, यहाँ पर आउटकम अस ए इवेंट के अंदर एक एग्जाम्पल दिया है। इससे पहले हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए एक डाइस है, आप पासा तो आपने देखा होगा, एक डाइस होता है, एक पासा होता है। पासे को हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं डाइस, हिंदी में उसे पासा कहते हैं। पासा इस टाइप से होता है। हम थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं, एक ग्राफ के शेप के माध्यम से देखते हैं, इसे 3D ग्राफ देख लेते हैं। तो इस प्रकार से यह जो है, इस प्रकार से पासा होता है। तो इस प्रकार से पासे के ऊपर 6 फलके होती है, एक ऊपर एक नीचे, 2 इस तरह और 2 इस तरफ, 2 और 2 4 और 2 6। तो मान लीजिए कि यह आपका एक पासे का ऊपर का हिस्सा है। इसके ऊपर आपको 1 बना होगा, या इसके इस तरफ आपको 2 बना होगा, एक तरफ 3 बना होगा, एक तरफ 4 बना होगा, एक तरफ 5 बना होगा और एक तरफ 6। तो इस प्रकार इसमें जो अंक दिए होंगे वो अंक आपको 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से होंगे। 1 2 3 4 5 और 6 इस प्रकार से अंक डाइस के ऊपर गुदे होते हैं या उभरे होते हैं या फिर लिखे होते हैं। तो डाइस पे एक तरफ 1 अंक, एक तरफ 2। इसको भी आप गेम के रूप में यूज़ करते हैं। जब आप कोई गेम खेलते हैं जहां आपको अंकों की आवश्यकता होती है, आप ऐसा करके फेंकते हैं तो किसी को 4 आ जाता है, किसी को 3 आ जाता है, तो उतने ही बॉक्स वो आगे की तरफ चलता है। तो लूडो, सांप सीढ़ी, ऐसे ढेर सारे खेल है जो कि डाइस से खेले जाते हैं और आप भी शायद इससे परिचित होंगे। तो इस डाइस को जब फेंकते हैं तो आपको संभावनाएं 6 प्रकार की बनती है, पॉसिबिलिटीज 6 प्रकार की होती है, प्रोबेबिलिटी 6 टाइप की होती है। तो उस डाइस को फेंकने पर या तो 6 आ सकता है, या 5 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। इसके बाद मैं आपसे कहूं कि डाइस को फेंकने पर 7 आने की संभावना क्या है, तो 7 आने की संभावना 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि 7 आ ही नहीं सकता है। डाइस के अंदर 1 to 6 नंबर ही होते हैं, तो संभावनाएं सिर्फ इन अंकों के बीच में ही होगी। तो यह हमारी एक एग्जाम्पल है डाइस भी
प्रोबेबिलिटी का, इसके अंदर भी इस प्रकार से उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में और डिस्कशन करके बता देता हूं कि इस पे हम क्या क्या प्रश्न बना सकते हैं। इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 1 to 6 अंकों की आपको पहले समझ होना चाहिए। आप बाकी तो सब समझ जाएंगे, लेकिन कन्फ्यूजन होता है 1 to 6 अंकों के बीच में। उसमें सबसे एक अंक आपसे पूछा जाता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर से पूछा जाता है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। तो 1 to 6 के अंदर प्राइम नंबर आने की संभावना क्या है, ऐसा करके पूछा जाता है कि प्राइम नंबर्स आने की पॉसिबिलिटीज क्या है। तो सबसे पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स होते क्या है। प्राइम नंबर्स क्या है, आपके 2, 3 और 5 ये आपके प्राइम नंबर से हैं, ये सब आपके प्राइम नंबर से हैं। आप कहेंगे एक को क्यों छोड़ दिया, एक हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, एक हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि जिन संख्याओं के अंदर सेल्फ स्वयं का और 1 का, सॉरी इसके अंदर आएगा 1, स्वयं का और 1 का भाग चला जाए, वे हमारी संख्याएं प्राइम नंबर्स कहलाती है। वे संख्याएं हमारी प्राइम नंबर्स कहलाती है जिसमें स्वयं का भाग और 1 का भाग चला जाए। तो 2 है हमारा, तो 2 के अंदर हम भाग लगाएंगे तो 2 का भाग भी जा सकता है और 1 का भाग भी जा सकता है, इसलिए हम 2 को प्राइम नंबर की श्रेणी में रखते हैं और 3 को भी और 5 को भी। लेकिन 4 को हम प्राइम नंबर की श्रेणी से बाहर इसलिए रखते हैं क्योंकि 4 के अंदर जब भाग लगाएंगे हम तो 1 का भी चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा और 4 का भी चला जाएगा। मतलब इसमें स्वयं का भी हो गया, 1 का भी हो गया और अनादर एक नंबर और का भाग चला जाना चाहिए। तो अगर अनादर एक और का चला जाता है इसके अंदर तो वह जो है नॉन प्राइम नंबर की श्रेणी में आ जाता है। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डाइस में, उसमें मेन बेस आपका ये प्राइम नंबर होता है। उसके बाद ऑड भी होता है, इवन भी होता है, आपको सम संख्याएं, विषम संख्याओं से लेकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपसे कहा जाए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर कि 5 आने की संभावना क्या है, 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें हमेशा इन डाइस के अंदर आपको 5 कितने बार आ सकता है, मतलब कितना अंक है, कितने स्पेस घेरता है, एक ही अंक है 5 एक ही बार है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। और कितने अंकों में से है, 6 अंकों में से, तो 6/1, 1/6 ये आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/6 बनती है। अब इसके बाद यहाँ पर अगर मान लो आपसे कहा जाए कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी, तो वही 2 आने की प्रोबेबिलिटी आपको 1/6 ही बनेगी, क्योंकि 2 आपका एक ही बार है 6 डिजिट के अंदर। 1 2 3 4 5 6 के अंदर 2 आपका 1 टाइम ही है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 ही बनेगी। तो यहाँ पर डाइस से संबंधित क्वेश्चन भी आगे आएंगे अपने पास, उनको हम वहाँ पर समझेंगे। तो अब हम ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है जो कि हमारी एक्सरसाइज के पहले दिया है और एग्जाम्पल नंबर 3 इसका लास्ट है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज आ जाएगी। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को आप थोड़ा सा बेहतर समझ लीजिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत ही आईएमपी और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल की श्रेणी में हम इसे रखेंगे। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया गया है। ए बैग हैज 4 रेड बॉल्स एंड 2 येलो बॉल्स। एक बैग है, यहाँ पर इस प्रकार का बैग है जिसका मुंह बंद है यहाँ से, इसके अंदर 4 रेड बॉल, जो क्वेश्चन में लिखा है वही मैं यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 रेड बॉल और 2 येलो बॉल, 1 और 2, इस प्रकार से 4 तो लाल गेंदे और 2 पीली गेंदे इसके अंदर रखी हुई है। द बॉल आर इंडेंटियल इन ऑल रिस्पेक्ट अदर then color. A ball is dropped from the bag without looking into the bag. With what is probability of getting red ball? It is more or less than getting a yellow ball. आपका जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक बैग के अंदर आपके पास
4 रेड बॉल और 2 येलो बॉल रखी हुई है और यह बिल्कुल ही क्लोज कंडीशन में है। हमें नहीं पता कि रेड बॉल कहाँ पर है और ब्लैक बॉल कहाँ पर रखी हुई है। हाँ, लेकिन इतना जरूर पता है कि इसके अंदर रेड बॉल की संख्या 4 है, रेड बॉल की क्वांटिटी यहाँ पर 4 है और येलो बॉल की क्वांटिटी यहाँ पर 2 है। ये संख्या हमारी 2 है और इसकी 4 है। ये जरूर हमें दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। अब हमें फाइंड करना है क्या व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल। अगर आपसे कहा जाए कि इसके अंदर हाथ ले जाइए और बैग में से एक रेड बॉल निकाल कर लाइए, आप रेड बॉल निकाल कर लाइए, तो क्या आप रेड बॉल निकाल कर डेफिनेट ला ही सकते हैं? तो आपका शायद जवाब होगा नो। आप 100% इस बात को नहीं कह सकते कि आपके हाथ में रेड बॉल आ ही जाएगी। जिस प्रकार से हम थोड़ा सा और प्लस बैक में चलते हैं, हमने हेड और टेल का एग्जाम्पल लिया था कि हमने क्वाइन को फ्लिप किया था, क्वाइन में एक आया था हेड और एक आया था टेल। तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या थी? हेड की पॉसिबिलिटीज़ और टेल की पॉसिबिलिटीज़ आधी आधी थी। मतलब हो सकता है आधे में आ सकता है और आधे में नहीं आ सकता है। तो आधे आधे में हमें कहाँ से इसकी पॉसिबिलिटीज़ मिली? 1/2 और 1/2 कहाँ से मिला? मतलब 2 कंडीशन हो सकती है हेड और टेल, उसमें से एक कंडीशन हमारी फेवर की हो सकती है हेड की और एक कंडीशन हो सकती है टेल की। इसी टाइप से इसी बेस के ऊपर यह क्वेश्चन बना हुआ है। आपने बैग के अंदर हाथ ले गए और आपसे कहा गया कि आप इसमें से रेड कलर के बाल उठाइए, तो क्या संभावना है कि आपके हाथ में रेड कलर की बाल आ जाएगी? तो इसकी संभावना, कुल संभावना टोटल, अब यहाँ पर हम देखें टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है। टोटल पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है या तो आप ये गेंद को उठा के लाएंगे, या ये गेंद को उठा के लाएंगे, या ये वाली, या ये वाली। कुल मिला के आप 6 गेंद है, 6 गेंद में से किसी एक को उठाकर लाएंगे, तो कुल संभावना आपके पास बन जाती है 6। कुल संभावना आपके पास बनती है 6। इनमें से चांस रेड कलर के ज़्यादा हैं, क्योंकि रेड कलर की बॉल 4 है और येलो की 2 है। तो यहाँ पर रेड की जो संख्या है वो है 4, रेड की है 4। तो आपकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आती है 4/6। 4/6 मतलब 4 बॉल आपके पास ऑलरेडी रेड कलर की है, इसलिए आपकी जो संभावना है 4/6। तो यहाँ 2 और यहाँ पर 3, मतलब आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है 2/3। आपकी जो संभावना है रेड कलर की बॉल की, यह रेड कलर की बॉल की बात कर रहे हैं हम, रेड कलर की बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। यहाँ पर लिखा है देयर आर 4 + 2 = 6 आउटकम ऑफ द इवेंट। मतलब कितने प्रकार से इवेंट हो सकती है? 6 टाइप से यह घटना घटित हो सकती है। 6 बालों के लिए ही घटना घटित हो सकती है कि हम यहाँ पर इन 6 बालों में से किसी एक बाल को अपन हाथ में ला सकते हैं हमारे। गेटिंग ए रेड बॉल कंसिस्ट, हमें जो रेड बॉल है 4 आउटकम, उसके 4 आउटकम से मिल सकते हैं। तो ये 4 बॉल हमें निकल कर हाथ में आ सकती है बैग में, तो उसकी संभावना है 4 इसके परिणाम हो सकते हैं। रेड कलर के आने के 5वां नहीं आएगा। अगर एक एक करके हमने 4 को निकाल लिया तो 5वां परिणाम हमें नहीं मिलेगा और 3 भी नहीं मिलेंगे। हम 6 को निकालेंगे तो उसमें 4 डेफिनेट रेड कलर ही मिलेगा। तो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल 4/6 = 2/3। तो हम यहाँ पर देख चुके हैं किस प्रकार से 2/3 आएगा, 4/6। जिस बाल की संख्या है उसे लिखकर टोटल बाल की संख्या आपके बैग में जो है उसे लिख दीजिए, आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर हो गई यहाँ 2/3। इन सेम वे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए येलो बॉल की निकालनी है। तो यहाँ पर येलो के लिए हम इसे इरेज कर देते हैं पूरा और क्लियर करके फिर दोनों को लिखते हैं। तो आपने रेड कलर के लिए लिख ली, अब हम लिखते हैं येलो कलर की प्रोबेबिलिटी। येलो कलर के लिए येलो कलर की बाल की संख्या है 2 और बटे में यहाँ पर है 6, 2/6 ये लिख दिया हमने 6। तो इसको 1/6
3। तो ये आपकी संभावना बनती है 1/3 प्रोबेबिलिटी बनती है इसकी येलो बॉल के लिए। तो 2/3 और 1/3। अब आप 2/3 प्लस 1/3 को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 3 और 3 एलसीएम लिया, 2 + 2 मतलब 3/3 = 1। कुल मिला के एक और यहाँ पर एग्जाम फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है, सत्यासत्य में पूछा जाता है और एक लाइन के क्वेश्चन में पूछा जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो 10th लेवल 12th लेवल के अंदर पूछा जाता है वह होती है कि कुल संभावनाएं कितनी हो सकती है, संभावनाओं का टोटल कितना हो सकता है, पॉसिबिलिटीज का टोटल कितना हो सकता है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज हो सकती है 1, कुल संभावना हमेशा 1 ही रहने वाली है। चाहे आप हेड या टेल के विषय में देख ले, चाहे बॉल के विषय में देख ले, मतलब जो भी संभावनाएं होनी है एक ही होना है। और किसी घटना के नहीं घटने की संभावना 0 होती है। किसी घटना के नहीं घटने की संभावना, अनिश्चितता अगर हो तो 0 होती है और निश्चितता अगर है तो फिर वहां पर टोटल 1 हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको एक और यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है 0 और 1 कि किसी भी घटना को आपने 10 बार घटाया तो उसकी पॉसिबिलिटीज 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, कभी 1.2 नहीं आएगी। इसका अर्थ यह है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 to 1 के बीच में ही रन करती है, या तो 0 होगी या 1 होगी, या एक एक के अलग अलग निकालेंगे तो 0 और 1 के बीच में ही आंसर फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है वाई देयरफॉर ए प्रोबेबिलिटी therefore the probability of getting a red ball is more than a getting a yellow ball। पूछ रहा है कि क्या रेड बॉल निकलने की संभावना येलो बॉल निकलने की संभावना से ज़्यादा है या कम है। आप खुद ही बताइए कि बैग के अंदर रेड बॉल 4 है और येलो बॉल 2 है। ये आपकी रेड बॉल रखी हुई है और ये आपकी येलो बॉल की संख्या है। तो क्या आप बैग में से कोई एक बॉल को उठाएंगे तो क्या संभावना बनती है कि रेड बॉल के आने की ज़्यादा है या येलो बॉल के आने की ज़्यादा है। तो हम 100% कह सकते हैं कि जिसकी संख्या ज़्यादा है उसकी संभावना भी ज़्यादा है। अगर आपसे कहा जाए कि बारिश के मौसम में किसी दिन, एक दिन चुन लीजिए, उस दिन बारिश होने की संभावना ज़्यादा है, या गर्मी का कोई एक दिन चुन लीजिए उस दिन में बारिश होने की संभावना ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं, यदि आपसे मैं कहूँ कि 15 अप्रैल ले लीजिए और 15 अगस्त ले लीजिए, ये 2 दिन हमने ले लिए। इन दोनों दिनों में से आपसे कहा जाए कि किस दिन बारिश होने की ज़्यादा संभावना है, तो कोई भी व्यक्ति कह देगा कि 15 अगस्त के दिन बारिश होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इसमें रेनी सीज़न है और ये हमारा जो गर्मी का सीजन है। तो इसी प्रकार से जिसकी संख्या ज़्यादा है, आपको ये समझना होगा कि जिसकी संख्या ज़्यादा है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो इस प्रकार यह हमारा चैप्टर 4 का डाटा हैंडलिंग का एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इससे संबंधित एक एक्सरसाइज है उसे एक ही पार्ट में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। आप मेरे साथ बने रहिए, बिना स्किप ये वीडियो को देखते रहिए। यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और जो मैं यहाँ पर आपको नॉलेज दे रहा हूँ उस नॉलेज को एक्सेप्ट कीजिए, देखिए, समझिए। आपका मैथमेटिक्स कुछ समय में डेफिनेट स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा। थैंक यू वेरी मच।